दवा ववा करिए सर। अरे कुछ आस पास वाले चीजें को और काढ़ा ना। पी लीजिए। इनहेरेंट होती हैं ना, कि कुछ चीजें अगर होती हैं तो वो जल्दी सही नहीं होती हैं। चलो भाई, काफी मटेरियल है पढ़ने के लिए। सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमिक्स से चलते हैं। हम्म ये आपके लास्ट चैप्टर का ही है बेटा। क्या था लास्ट चैप्टर? लास्ट चैप्टर जो था वो प्रोडक्शन फंक्शन का आपका था। इसमें प्रोडक्शन इंटरनल ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन था, फिर रिटर्न टू स्केल था, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसी में एक टॉपिक आता है इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब समझिएगा कि ये इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ये क्या होता है। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब अंदर वाला आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाह्य मतलब बाहर का। इकोनॉमीज का मतलब क्या हो जाता है जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज। इकोनॉमिक्स का यह मतलब हो जाता है होने वाला एडवांटेज। ठीक है ना। तो हम इंटरनल एडवांटेज की बात करेंगे और एक्सटर्नल एडवांटेज की बात करेंगे। अब ये बताओ इंटरनल एडवांटेजेस किन किन चीजों से हो सकता है। यानी अपने अगर हमारा बताओ हम बेहतर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमें इंटरनल जो फायदा अवेलेबल हो रहा है प्रोडक्शन करने के दौरान, है ना। अब पहले पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं इंटरनल इकोनॉमीज से। इंटरनल इकोनॉमीज मतलब वो फायदे जो हमें बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। अभी अभिजीत आए हैं। अरे बाबू कहाँ आवाज आ गई तुमको। रो मत अभिजीत। अरे आया ही नहीं है अभी, अभी तो ज्वाइनिंग मोड में है। ओ, हाँ भाई, ओ, ओ, बस बस। चलो, इंटरनल इकोनॉमीज मतलब कि कंपनी की इंटरनल चीजों की वजह से होने वाला फायदा, वो क्या कहलाता है, इंटरनल इकोनॉमीज में आ जाता है। अब देखो सबसे पहला इसका फायदा कौन सा हो जा रहा है। पहला है टेक्निकल इकोनॉमीज। यानी आप प्रोडक्शन करने के लिए अगर बेहतर टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो और उसकी वजह से आपको एडवांटेज हो रहा है अपने कंपटीटर्स पर या अपने प्रोडक्शन में, तो हम उसे कहेंगे टेक्निकल इकोनॉमीज, है ना। बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाला एडवांटेज जो कि एक इंटरनल फैक्टर है, हर कंपनी का अपना अलग अलग। उसी तरीके से हम सबको कोरिलेट करना है। अब सेकंड वाला देखिएगा, मार्केटिंग इकोनॉमीज। मार्केटिंग इकोनॉमीज जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट भी करते हैं तो हमेशा आपको कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है बेटा, है ना। जब भी आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हो और बड़े लेवल पे एडवर्टाइज करवा रहे हो मार्केट में, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। जहां आपका काम 100 रुपए में होता है, जब ज्यादा ऑर्डर देते हो तो वही आपका 90 रुपए में काम हो जाता है, 95 रुपीज में काम हो जाता है। तो अधिक प्रोडक्शन करने की वजह से आप मार्केटिंग भी बेहतर तरीके से कर पाते हो, कम कॉस्ट पे कर पाते हो, तो ये होने वाला एडवांटेज आपका मार्केटिंग इकोनॉमीज में आता है। ठीक है। ये सब लोग अभी ही जाग रहे हैं क्या। ठीक। फिर आता है लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज क्या होता है, जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हो, इसे थोड़ा हर जगह अटैच करना है आपको, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन। जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हो तो पर लेबर कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर लेबर कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, क्योंकि वही 5 लेबर थे, 5 यूनिट बना रहे हैं, वही क्या हो गए, आपके लेबर 5 ही है मगर उनकी हेल्प से आप 10 यूनिट बना दे रहे हो, तो हर एक लेबर अब 2-2 यूनिट बना दे रहा है, जिससे आपका लेबर का कॉस्ट कम हो जा रहा है। आप पहले भी 5 रुपए उन्हें दे रहे थे, अभी भी 5 रुपए दे रहे हो, मगर प्रोडक्शन अधिक करवा ले रहे हो, तो पर लेबर कॉस्ट आपका कम हो जाता है। तो बेटा आप यहाँ पे इस चीज को फिर से दिखाओगे कि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से,
लार्ज स्केल प्रोडक्शन लिखना ज्यादा बेहतर होगा। इट्स लाइक ओवर टाइम। ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सर ओवर टाइम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ओवर टाइम पर्सनल एडवांटेज के लिए होता है। अच्छा। जैसे क्या होता है ना, अगर जो सर तुम ये स्टार्टिंग में, जैसे अगर तुम दौड़ना शुरू कर रहे हो, ऐसे समझिएगा, स्टार्टिंग में अगर दौड़ना शुरू कर रहे हो तो आपकी स्पीड कम होती, जैसे जैसे आप दौड़ना और बॉडी में गर्मी हीट होने लग जाती है, आपके मसल्स प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं, आपकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। उसी तरह प्रोडक्शन में भी होता है बेटा। अगर आप लेबर्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उन्हें दूसरे फैक्टर्स के साथ बेहतर तरीके से कंबाइंड कर रहे हैं, तो वही लेबर जो पहले कम प्रोडक्टिविटी थी, अब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। अगर आप उसको बेहतर फैसिलिटीज दे पा रहे हो तो आप उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो आप एडवांटेज कमाते हो वो क्या हो जाता है, लेबर इकोनॉमीज हो जाता है, लेबर की वजह से होने वाला फायदा। ड्यू टू द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जब ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात होती है बेटा, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आने लगती है। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है बेटा मैनेजेरियल इकोनॉमीज। मैनेजेरियल इकोनॉमीज, जब आपका मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है तो कंपनी को जो फायदा होता है वही क्या कहलाता है, मैनेजेरियल इकोनॉमीज। यानी कंपनी को होने वाला फायदा किसकी वजह से, बेहतर मैनेजमेंट की वजह से, बेहतर मैनेजेरियल स्किल्स की वजह से। तो वो आपका किस में आ जाएगा, मैनेजेरियल इकोनॉमीज में आ जाएगा। और पांचवा है आपका बेटा इकोनॉमीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। यहां पे भी आप सीधे इसी चीज को फिर से कोरिलेट करेंगे बेटा। कहाँ गया ड्रॉ, पेन कहाँ गया। ठीक है। आप फिर से क्या करते हो बेटा, इसको भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन से ही कोरिलेट करोगे, है ना। ये सब चीजें थी जो आपके लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से आपको फायदा मिलता है। अब देखो क्या होता है, अब ट्रांसपोर्टेशन का समझो, तुम्हें एक ट्रक करना है अपने गुड्स को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उस बस की कैपेसिटी 100 यूनिट्स की है, 100 यूनिट उस पर रखे जा सकते हैं। मगर आपका प्रोडक्शन अगर कम है तो आप 100 यूनिट की जगह केवल 80 यूनिट रख रहे हैं, आपका खर्च उतना ही आएगा। आपको 10,000 ट्रक वाला लेता है, 80 यूनिट रखोगे तब भी 10,000 ही लेगा वो। आप 5 यूनिट उसमें रख के भेजोगे तब भी आपको 10,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि किराया उतना है ही बस का, ट्रक का। तो आपको फायदा कब होगा, जब आप पूरी कैपेसिटी पे आप उस पे सामान रख सकते हो जितनी कैपेसिटी का ट्रक है, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सेम चीज है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का भी फायदा मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का भी पर यूनिट कॉस्ट हम कम कर पाते हैं। ठीक है, इसे भी क्या कहते हैं, इंटरनल एडवांटेज, इंटरनल इकोनॉमीज। सर अभिजीत ओवरलोड के बारे में बात कर रहा है। नहीं, ओवरलोडिंग बता करोगे तो फिर वो चालान कट जाएगा, तो होने वाला फायदा ना चालान में चला जाएगा। आओ। अरे बेटा फायदा कमा रहे हो, ओवरलोडिंग पे चालान कटता है, तो जितना बचाया उतना निकल गया। सर वो मौज करने के चक्कर में। हाँ। ये हो गया हो तो बताइएगा ये पांचों पॉइंट, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है इंटरनल इकोनॉमिक्स, तब भी पूछ लीजिएगा बेटा। सर ये सेकंड मार्केटिंग में। वाला एक बार। हाँ, मार्केटिंग वाला हाँ भी वही बेटा वही। सेम इसी तरीके से। जब बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन करते हो तो आप सारे प्रोडक्ट को एक बार में ही मार्केट में ले जा सकते हो, आप उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। समझो एक, आप 3 अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बार में एक ही टाइप का प्रोडक्शन किया, फिर उसे मार्केट में ले गए एडवर्टाइज किए, फिर दूसरे टाइप का प्रोडक्शन किया, फिर उसे मार्केट में ले गए एडवर्टाइज किया। अगर एक ही बार में तीनों टाइप का आप प्रोडक्शन कर ले रहे हो और एक ही बार में एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपको क्या फायदा, उसका कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है।
है ना। जब किसी को बहुत बड़े लेवल पे आप ऑर्डर देते हो, बड़े लेवल पे ऑर्डर देते हो, तो बड़े लेवल पे ऑर्डर देने से आपको कॉस्ट कम देनी पड़ती है ना। किसी से एक सामान खरीदो तो वो कुछ नहीं छोड़ेगा, कहो कि हम आपसे 4 सामान और सब खरीदे, वो कहेगा ठीक है अब कुछ छोड़ सकते हैं हम आपका। तो ये इस तरीके का फायदा मार्केटिंग इकोनॉमीज में है आपका। हो जाएगा, पांचों पॉइंट तो बताइएगा बेटा। हो गया सर। किसी का नहीं हुआ है सर तो हो नहीं गया। बोल। अच्छा ठीक है, किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, ठीक है भाई, चलिए चलिए। आगे। कोई हाथ उठा रहा है सर। टू पार्टिसिपेंट हैज रेज्ड देयर हैंड्स, हु आर दे? एक बोलो सौरभ ने भाई। अपना रेज हैंड अरे किया है। अरे मेरा तो गलती से हो गया सर, सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वो किसी और का है। हाँ भाई, अरे अब दूसरा अभिजीत है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज देखो, आप इसे दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हो। एक तो इंटरनल इकोनॉमीज की जब बात करते हो, तो जब उसे आप कोरिलेट करते हो कि जब अधिक लेवल पे, लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करते हो, तो अलग अलग तरीके का होने वाला एडवांटेज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज को आप कोरिलेट करते हो जब कई सारी कंपनीज, कई सारी फर्म्स, जब इंडस्ट्रीज में एक साथ होती हैं, एक जगह पे ज्यादा होती हैं, है ना। all those benefits which occurs due to all the firms, to all the firms operating in a given industry। अच्छा, इंडस्ट्री और फर्म में क्या अंतर होता है बेटा? एक ही तरीके की सर काम करने वाली कंपनियां या फर्म को जब हम मिला देते हैं तो वो वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री होता है। कहलाती है उसकी, बिल्कुल। जैसे 10 कॉटन की अलग अलग फर्म्स हैं, तो जिस एरिया में है तो वो टेक्सटाइल। दसों के दसों क्या कहलाएंगी? एक फिर कॉटन इंडस्ट्री वहां की कहलाएंगी, ठीक है ना। तो जब एक इंडस्ट्री में कई सारी फर्म्स एक साथ होती हैं और उसका जो एडवांटेज उसे मिलता है, कलेक्टिव एडवांटेज आप इसे कह सकते हैं, कि इंडस्ट्रीज में कई फर्म्स जब होती हैं, कई सारी फर्म्स होती हैं, तो उस समय होने वाला एडवांटेज जो सबको एडवांटेज होता है, किसी एक फर्म को एडवांटेज नहीं मिलता है। वो जो एडवांटेज मिलता है इंडस्ट्री में होने का, वो सबको एडवांटेज मिल रहा है। जैसे क्लास में आप सभी लोग हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, अगर पढ़ाने से सबको एडवांटेज मिल रहा है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ऐसे ही एडवांटेज को, कि एक इंडस्ट्री में जब सभी फर्म्स को कोई एडवांटेज मिलता है तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में शामिल किया जाता है, ठीक। तो समझ में आ गया कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज होता क्या है। अब बात करते हैं कि जब बहुत सारी फर्म्स एक साथ एक इंडस्ट्री में होती हैं तो उन्हें कौन कौन से फायदे मिलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा। पहला पॉइंट है आपका इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन कैसा? मतलब एक साथ होने का फायदा। जब भी किसी एरिया में, जैसे मुंबई की अगर बात करो, आप बेंगलुरु की बात करते हो, जब कई सारी कंपनियां एक जगह पर्टिकुलर एरिया में ओपन हो जाती हैं, तो सरकार क्या करती है? वहां पे स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करवाती है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी बेहतर करवाती है ना। वहां की कई सारी फैसिलिटीज को बेहतर करवाती है, जो किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां एक ही जगह पे हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे पाती है। तो ये फायदा किस वजह से हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का फायदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फायदा होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा होगा। ये सारे फायदे किस वजह से होंगे? क्योंकि सारी कंपनियां एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, यानी इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ ले बेटा।
चलो ठीक है, मानते हैं सबको समझ में आ गया। अपने शब्दों में जरूर एक लाइन दो लाइन लिख लिया कीजिएगा। जैसे इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, एज द नंबर ऑफ फर्म्स इन एन एरिया इंक्रीजेस दे टेक एडवांटेज, दे टेक एडवांटेज। उसी तरह आप हिंदी में लिख सकते हैं, जब बहुत सारी कंपनियां एक प्रमुख क्षेत्र में ही होती हैं तो उनको मिलने वाला लाभ। अब वो फायदे कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इन सबको एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, लिख के बताइए, हो जाएगा तो बताइए। हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब आप एक ही इंडस्ट्री में हैं तो पर्टिकुलरली क्या होता है, एक इंडस्ट्री को टारगेट लेके कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाती है ना, जो किसी एक कंपनी के लिए नहीं होती है बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए होती है। एक एग्जांपल के तौर पे सोचिए, समझिएगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो टेक्सटाइल पे क्या करने वाली है, अपने टैक्स को बढ़ाने वाली है। अब ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री को अवेलेबल करवाई जाती है, जिसको ये फायदा सभी कंपनियों को हो जाएगा उस इंडस्ट्री में रहने वाली। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए तो वो सभी फर्म्स को वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन का होने वाला फायदा हो जाता है, जो इस वजह से है क्योंकि सारी कंपनियां एक ही जगह पे हैं, एक ही इंडस्ट्री पे है। इंडस्ट्री के लिए न्यूज आना मतलब सारी कंपनियों के लिए न्यूज आना, किसी एक कंपनी के लिए न्यूज की बात ही नहीं हो जाती, वो सबके लिए हो जाता है। So that is for industry. हाँ, Whole अब जैसे industry. मोटर कार इंडस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत सालों से टैक्स बहुत ज्यादा है मोटर इंडस्ट्री पे, कम कर देते हैं। तो वो मोटर इंडस्ट्री के लिए इंफॉर्मेशन भेजेगी कि भाई मोटर इंडस्ट्री पे टैक्स 10% से कम कर दिया जाए। अब इसका क्या है, ये पूरी उस इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां हैं सबके लिए एक इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। और फिर तीसरे पे आते बेटा, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, विघटन की बचतें। इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, गौर कीजिएगा बेटा, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक दूसरे से थोड़ा अलग काम करते हैं, है ना। फिर से, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को पहले समझिए, डिसइंटीग्रेट एक दूसरे से पर्टिकुलर चीजों में अलग होना। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनियां एक ही जगह पे काम करती हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने के बजाय बीच का भी रास्ता निकालती हैं। वो एक टाइप का प्रोडक्शन करना शुरू करती हैं और दूसरा दूसरे टाइप का प्रोडक्शन करना। जैसे साइकिल इंडस्ट्री हो गई मान लीजिए, तो एक कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं हैंडल बनाऊंगा, दूसरे इंडस्ट्री कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया मैं टायर बनाऊंगा, दूसरे अगले ने कर लिया कि वो जो रॉड्स होते हैं वो बनाने का काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये साथ में होने का एक एडवांटेज कि अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया, जिससे उनका कंपटीशन कम हो जाता है, कंपटीशन हट जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन इस वजह से हो पाया क्योंकि वो एक जगह काम कर रही है, एक जगह है, और वो डिसाइड कर पा रही हैं कि वो पर्टिकुलर किस, कोई दूसरी कंपनी अलग चीज का प्रोडक्शन का डिसाइड करती है और दूसरी फर्म दूसरी चीज का प्रोडक्शन करने का डिसाइड करती है। तो ये आपका हो जाता सर है आप कहना चाहते हैं कि कंपटीशन के बजाय सब मिलजुल के काम करते हैं, मतलब मिलजुल के काम करने लग जाते हैं। जब देखते हैं भाई कंपटीशन करने से फायदा नहीं है, ऐसा करते काम ही अलग अलग अपना बांट लेते हैं। जी सर, जी सर। लेट्स मूव ऑन फिर। आगे चलें, ठीक है।
इकोनॉमीज ऑफ बाई प्रोडक्ट, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं बेटा, ये जो तीसरा वाला पॉइंट है उसमें आप ये लिख सकते हो, व्हेन डिफरेंट फर्म्स और कंपनी डिसाइड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जब अलग अलग कंपनियां, अलग अलग फर्म्स अलग प्रकार के उत्पादन करने का निर्णय लेती हैं, तो उनके बीच कंपटीशन हट जाता है। और ये कब हो पाता है? जब एक जगह रहते हैं तो फिर डिसाइड भी कर पाते हैं तभी। चौथे पॉइंट पे आते बेटा, इकोनॉमीज ऑफ बाई प्रोडक्ट। पहले तो ये बताइए बाई प्रोडक्ट होता क्या बेटा? कोई बताएगा क्या बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सौरभ बताओ। हाँ, मैं इंतजार कर नहीं रहा पता हूँ। सर, और कोई नहीं बताने पता सर, वाला आगे है? आरुषि, थैंक यू। देखो बाई प्रोडक्ट क्या होता है। अरे, जिस प्रोडक्ट को बाई हम बाय कह प्रोडक्ट, देते हैं। जब भी आप कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उसी के साथ किसी और तरीके का भी चीजों का प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करो, एक एग्जाम्पल जैसे गन्ने का ही ले लो, गन्ने का रस निकालते हो तो फिर गन्ने का वो जो बचा हुआ जो चीजें होती हैं, जो उसका क्या कहेंगे उसका, वो अलग बच जाता है। वेस्ट। हाँ, जो उसका वेस्ट होता है, तो वो टोटल वेस्ट नहीं होता है। आप उसे किस वजह से, आप उसे खाद के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप घर पे अगर गाय को पाल के रखे हुए हो, ठीक है, आप घर पे गाय को पाल के रखे हो, तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है? उससे मिलने वाला दूध। मगर जो गोबर हो रहा है यानी डंक हो, उसे भी आप क्या कर सकते हो? खाद के तौर पे, फर्टिलाइजर्स के तौर पे आप उसे क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। कई यूज हो सकते हैं उसके, तो वो क्या हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट हो गया उसका, है ना। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक कंपनी का बाई प्रोडक्ट दूसरे के लिए मेन प्रोडक्ट के तौर पे अवेलेबल हो जाता है ना। एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी ने किसी चीज को बनाया और उसको बनाने में एक दूसरा बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, और वो बाई प्रोडक्ट किसी और कंपनी के लिए मेन प्रोडक्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है ना। अब जैसे जो लोग गाय पालते हैं, उनके लिए मिल्क क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट हो गया। और जो काउ डंक हो गया वो क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट हो गया। मगर एक दूसरी कंपनी है जो कि काउ डंक पे फर्टिलाइजर का काम करने का काम करती है, उसके लिए वो क्या हो गया? वो मेन प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी भी बढ़ती है वहां पे। तो ये सर एक्सटर्नल जैसे इकोनॉमी है। उससे जहाँ तेल बनता है वहां तेल तो बन जाता है, जो वेस्ट निकलता है वो एज अ मोबिल काम आता है। हाँ, जैसे कि हाँ, मैकेनिक। जैसे आप जब यूज करते हो, ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन जब होता है, तो पेट्रोलियम हाँ उसमें प्रोडक्शन आता के है बाई दौरान ही प्रोडक्ट। आपका वैसलीन का भी प्रोडक्शन होता है, वो उसका बाई प्रोडक्ट हो जाता है। ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है ना, वैसलीन। तो ये एडवांटेज हो जाता है काऊ एक्सटर्नल डंग। इकोनॉमीज में, यानी कई सारी कंपनियों का एक साथ होने से होने वाला फायदा, डिपेंडेंसी उन लोग की आपस में बढ़ती है। और फिर लास्ट का है बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन। इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि अगर किसी तरीके का इन्वेंशन होता है, किसी तरीके की स्पेशल टाइप की खोज होती है, वैज्ञानिकों ने कोई खोज किया पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो उसका फायदा क्या हो? जब देखते हैं कि कम वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जब देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े लेवल पे है हमारे देश में, तो उस पर रिसर्च वर्क करना शुरू कर देती है कि वो उसको सेल कर सकेंगे, है। और जब नई इस तरह की टेक्नोलॉजी वो सर्च करते हैं, तो सभी जो फर्म्स होती हैं उनको एडवांटेज मिलता है। किसी एक को एडवांटेज नहीं मिलता, ये सबको एडवांटेज मिल पाता है फिर। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। भाई 10 पॉइंट था, अच्छा खासा टाइम ले लिए, मगर अच्छा टॉपिक था। बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं सर, क्या चीज? बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं सर, हो गया छप्पा, चलिए आगे बढ़िए। आगे हाँ। बढ़ो लगता है बहुत टाइम है सर। सर। सोच रहे हैं कि पेपर तो वैसे भी मतलब चलने ही वाला है, नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा प्रमोट कुछ तो। नहीं है। देखो मैं मेनली क्या है ना,
अगर हम एक अकाउंट्स की भी बात करते हैं तो अकाउंट्स में भी उतना कुछ है नहीं, वो दो ही चैप्टर आप इसे लेके चलेंगे। स्टैट्स में एक तरीके से हो ही गया, यूपी कॉलेज वालों को बच्चों को इकोनॉमिक्स में कुछ और पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स में कुछ और पढ़ना नहीं है, बस आप लोग को एक इंडेक्स पढ़ाना है। तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स इधर खत्म कर दे रहे हैं कि यूपी कॉलेज वाले बच्चों का फुर्सत हो जाएगा, और एक अकाउंट्स में थोड़ा एक दो चैप्टर है। तो मेन ये है कि पेपर थोड़ा लेट होगा तो तब तक आराम से खत्म हो जाएगा, एकदम डैम श्योर है ये सर चीजें। सर, हमारी आवाज तेज आ रही है क्या? नहीं नहीं, सही है। चलो भाई, आप चैप्टर का नाम सही है। डालिएगा आइसोक्वांट कर्व। चैप्टर का नाम डालिए बेटा, आइसोक्वांट कर्व, हिंदी में इसे कहते हैं समुत्पाद वक्र। अरे बाप रे। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कर्व कर्व देख के समझ में आ रहा है। आइसोक्वांट कर्व, समुत्पाद वक्र, आइसोक्वांट कर्व। हम जूम करने जा रहे थे, कुछ और बोल लिए। हाँ 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 हाँ, पहले समझा दें, उसके बाद लिखने लिखाने का काम होता है। चलो भाई, पहले एक समझने इसका की कोशिश करते हैं। हेडिंग तो डाल ही लिए होंगे सब। नहीं। चलो, हम प्रोडक्शन फंक्शन पे ही अभी हैं, अभी एक प्रोडक्शन करने का ही सारा सिलसिला चल रहा है। और प्रोडक्शन करने में आपका हमेशा एक प्रोड्यूसर जो होता है उसका बेस्ट अटेम्प्ट क्या होता है कि वो बेहतर ऑप्शन, एक बेस्टर बेहतर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सके। कॉम्बिनेशन, है ना। अब जैसे आपके पास दो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम। जैसे एक लेबर का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और एक कैपिटल का कॉम्बिनेशन। अब एक प्रोडक्शन करने वाला बंदा ये जानना चाहता है कि वो कितना लेबर ले और कितना कैपिटल लगाए। पॉइंट टू बी नोटेड, कितना लेबर ले और कितना उसके साथ कैपिटल लगाए कि उसको जो होने वाला प्रोडक्शन है वो सबसे कम कॉस्ट पे हो, लोवेस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट उसे कहेंगे हम। लीस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो सके। आई बात समझ में? फिर से समझा रहा हूं। एक प्रोडक्शन अगर होता है तो बेटा एक किसी चीज से प्रोडक्शन नहीं हो सकता, आपको कई चीजों को यूज करना पड़ता है इनपुट के तौर पे, तब जाके आप प्रोडक्शन करते हैं, यानी अलग अलग फैक्टर्स को यूज करना पड़ता है। तो एक प्रोड्यूसर ये चाहता है कि भाई दो चीजों को हम बेहतर कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करें, यानी लेबर कितना यूज करें और कैपिटल कितना लगाएं कि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो सबसे कम कॉस्ट पे हो, ऑप्टिमम लेवल पे हो। यही क्या कहलाता है, ये जो हम बेहतर कॉम्बिनेशन की खोज पे निकलने वाले हैं कि कितना लेबर लें और कितना आप कैपिटल लगाएं, यही क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आइसो क्वांट कर्व का जनरेशन होता है। तो अब आइसो क्वांट पे आते हैं। ये तो बात हो गई कि भाई बेहतर कॉम्बिनेशन कौन सा हो जिसपे हमारा प्रोडक्शन सबसे सस्ता हो। अब आइसो क्वांट कर्व पे आते हैं। आइसो क्वांट कर्व क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा कर्व होता है, ये एक ऐसा कर्व होता है जिसपे अलग अलग कॉम्बिनेशन पे होने वाला प्रोडक्शन बराबर रहता है। एक एग्जांपल के तौर पे, एक लेबर आपने लगाया और उसके साथ आपने 14 कैपिटल लगाई, आपको तब भी होने वाला प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 100 यूनिट का ही हो रहा है। अभी समझिएगा आइसोक्वांट कर्व क्या होता है। आइसोक्वांट कर्व ये बताता है कि जब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेबर को ले रहे हैं अलग कॉम्बिनेशन में और कैपिटल को अलग कॉम्बिनेशन, और हर अलग कॉम्बिनेशन पे आप प्रोडक्शन एक ही बराबर कर रहे होते हैं, 100 यूनिट का। आपने लेबर बढ़ा दिया 2 और आपने क्या कर दिया, कैपिटल को कम करके कर दिया 11, उस तब उस पे भी आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर आपने लेबर को बढ़ा के कर दिया 4 और आपने क्या कर दिया, लेबर को अब क्या करो, एक बढ़ाओगे तो एक घटाओगे ना भाई, और इसको आपने कर दिया 8, और इस कॉम्बिनेशन पे भी आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो। ऐसी क्वालिटी वाले कर्व को ही हम क्या कहते हैं बेटा, आइसो क्वांट कर्व कहते हैं। आई बात समझ में?
अब भाई हाँ नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सर लेबर्स का और कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन जो सेम रिजल्ट दे। बिल्कुल, यानी कि आप कॉम्बिनेशन कोई भी रखो, प्रोडक्शन उतना ही होने वाला है। ऐसी क्वालिटी वाले, अब दिमाग में ये खुराफात मत लेके आएगा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन रख रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़े ही नहीं। इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहे हो तब भी प्रोडक्शन एक ही बराबर हो रहा है ना? इसी को कहते हैं आइसो क्वांट कर्व। लाइन पे समझिएगा बेटा। चलो अभी हम आगे बढ़ाएंगे इसे, पहले इसे डेफिनेशन लिख लिया जाए। हाँ भाई, जहां तक ब्रैकेट लगा हुआ है केवल वहीं तक आपको लिखना है, ठीक है? और विलास का डेफिनेशन लिखना, ऊपर मीनिंग लिखिएगा, ब्रैकेट जहां तक लगाया है, और विलास जो है केवल उन्हीं की डेफिनेशन लिखिएगा। इसी तरह इंग्लिश में भी। कुछ ज्यादा छोटा है सर। हाँ, और अच्छा मैं इसे जूम कर दे रहा, आप अपने लेवल पे भी जूम कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे अपने लेवल पे भी जूम कर सकते हैं। मत करिए सर, हम कर नहीं देते और घुस जाए अंदर। विलास क्योंकि ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा होगा, पहले मैं एक बार जूम करके दिखा दूं, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा तो फिर वो क्लियर नहीं होगा। पहले हिंदी में दिखा दे रहा हूँ जूम करके, ये हिंदी में है। जब ऑनलाइन देखेगा कोई तो वो उतना पॉज करके अपना लिख लेगा। और ये रहा इंग्लिश में। अब मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिए। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, आइसो क्वांट कर्व के बारे में बता रहा है। इफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स, दो अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं, यील्ड का मतलब होता है उत्पादन होना, प्रोडक्शन होना, इक्वल अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट, और एक ही बराबर आउटपुट हो रहा हो। यानी कॉम्बिनेशन अलग रख रहे हैं, एक लेबर 14 कैपिटल, दो लेबर 11 कैपिटल, उसके बावजूद 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इक्वल रहे। इसी को हम कहते हैं एनी डायग्रामेटिकली expressed in the form of a curve, then such a curve is called isoquant और isoproduct curve। इसे isoquant curve भी कहते हैं, isoproduct curve भी कहते हैं। समझ में आया भाई? देखो आइसोक्वांट नाम क्यों रखा गया है? आइसो का मतलब हो जाता है, इसमें देखो दो वर्ड आ जाते हैं। आइसो और क्वांट। हाँ, आइसो और दूसरा हो जा रहा है क्वांट। आइसो का मतलब हो जाता है सेम, और क्वांट मतलब क्वांटिटी, यानी सेम क्वांटिटी होना, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे एक ही बराबर क्वांटिटी होना, यही आइसो क्वांट कर्व होता है। आई बात समझ में? इसे आप लिख सकते हैं अलग से, और लिख भी लीजिएगा कि आइसो क्वांट वर्ड हैज बीन मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स आइसो एंड क्वांट। आइसो मीन्स सेम एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी। आइसो रिलेट्स टू। सर हम सुने पुलिस लाइन में कुछ लोगों को कोरोना हो गया। अरे भाई, पांडेपुर से लेके सारनाथ तक हर जगह कोरोना ही हो रहा है। अभी तो एक लोग की डेथ भी हो गई थी। अभी मेरे ही एक स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर में इस साल नया था, उसके फादर की डेथ हो गई। तो भाई राजवीर को कोरोना हो गया। हाँ, उनके फादर को हुआ दिक्कत और फिर उनकी अचानक से ही डेथ हो गई। फिर सो दो राजवीर की